पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन ने संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की चर्चा की थी कि संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं और उनके प्रमुख लाभ क्या हैं या उनका क्या महत्व है। अपन ने महत्व जाना था। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संयुक्त क्षेत्र की क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या उनके दोष होते हैं या उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि संयुक्त क्षेत्र की प्रमुख दोष क्या हैं, उनकी क्या हानियाँ हैं और उनकी क्या प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं। तो ये समस्याएं या दोष पढ़ने के उपरांत अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, वो पूरा क्वेश्चन यही बनता है कि संयुक्त क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका आपका क्या आशय है और संयुक्त क्षेत्र का क्या महत्व होता है, संयुक्त क्षेत्र के क्या लाभ हैं, क्या इसकी हानि है। तो अपन संयुक्त क्षेत्र के अर्थ की चर्चा कर चुके हैं, अपन इसके महत्व की चर्चा कर चुके हैं और अब अपन अंतिम पड़ाव पर हैं कि संयुक्त क्षेत्र की क्या हानियाँ होती हैं, इनके क्या दोष हैं या इनकी क्या समस्याएँ हैं, उनको अपन जान लेते हैं। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो संयुक्त क्षेत्र के जो लाभ थे उसके बाद अब अपन दोष पर आते हैं। जहाँ तक दोषों का सवाल है या हानियों का सवाल है, जो सबसे प्रमुख दोष संयुक्त क्षेत्र का माना गया है वो है निजी क्षेत्र के लाभों को सीमित करना। यानी संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है कि निजी क्षेत्र के जो लाभ कमाने की बात होती है उसको सीमित कर दिया जाता है, उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। कैसे? जैसे संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों का संचालन जो है, मतलब संयुक्त क्षेत्र के जो उपक्रम है उनका जो संचालन है वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर या राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि संयुक्त क्षेत्र के जो उपक्रम है उनका संचालन कैसे होता है, राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन उपक्रमों में उपभोक्ताओं व श्रमिकों के कल्याण की बात की जाती है और उनको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की बात की जाती है। मतलब लोक उपक्रमों का जो मेन ध्येय है वो उपभोक्ताओं का कल्याण करना है, श्रमिकों का कल्याण करना है और उनके लिए विभिन्न सुविधाओं की बात इसमें की जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, निजी साझियों के लाभों में कुछ कमी हो जाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो व्यवसायी हैं उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ये हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये उनका सोल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन क्योंकि संयुक्त क्षेत्र में सरकार भी भागीदारी है, तो ऐसी स्थिति में उपक्रम का जो संचालन है चूँकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और राष्ट्रीय लक्ष्य में भी उपभोक्ताओं और श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों को ध्यान में रखा जाता है और कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए बहुत से वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनके लाभों को सीमित कर देती है। वो उतना लाभ नहीं कमा पाते जितना कि आमतौर पर वो निजी क्षेत्र के रूप में रहकर कमा सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है, पहली दोष है। दूसरा, निजी क्षेत्र के हितों की उपेक्षा। निजी क्षेत्र के हितों की उपेक्षा का मतलब क्या है कि पूंजी व प्रबंध व्यवस्था में क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र में पूंजी व प्रबंध व्यवस्था में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब चाहे वो पूंजी हो, कैपिटल हो, और चाहे प्रबंध हो, मैनेजमेंट हो, दोनों में ही सरकार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। अतः इन उपक्रमों में निजी क्षेत्र के हितों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना कि ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनका पूंजी में और प्रबंध में उतना सहयोग नहीं है। मैक्सिमम जो सहयोग है सरकार का है, चाहे वो पूंजी हो चाहे प्रबंध हो। तो निजी क्षेत्रों की उपेक्षा होती है, ऐसा निजी क्षेत्र का मानना है। तीसरा जो दोष है हम कह सकते हैं वो ये है राजनीतिक हस्तक्षेप का, कि राजकीय उपक्रमों के समान संयुक्त क्षेत्र में भी अनावश्यक सरकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप होने से दैनिक कार्य संचालन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे राजकीय उपक्रमों की हम बात करें तो राजकीय उपक्रम तो क्योंकि सरकार के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं और राजकीय उपक्रमों में निजी क्षेत्र के प्रबंधकों का कोई लेन देन नहीं होता। वो विशुद्ध राजकीय उपक्रम होते हैं जिसमें सारी की सारी
पूंजी सरकार के द्वारा लगाई जाती है, उसकी सारी की सारी प्रबंध व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाती है, तो नेचुरली उसका प्रबंध संचालन भी सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकारी उपक्रम होने के कारण से सरकारी हस्तक्षेप भी उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम होने के पश्चात भी दैनिक कार्य संचालन में सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, तो ये हस्तक्षेप के कारण से निजी उद्यमों को उतना उत्साह संयुक्त क्षेत्र में नहीं रह जाता जितना होना चाहिए। तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप भी जो है ये संयुक्त क्षेत्र के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर आई है। नेक्स्ट, बढ़ता हुआ सरकारी नियंत्रण। मतलब क्या है कि संयुक्त क्षेत्र पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इस क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में लाने की एक व्यवस्थित चाल है। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि निजी क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं उनको सरकारी नियंत्रण में लाने की ये एक व्यवस्थित चाल है। मतलब संयुक्त क्षेत्र की स्थापना करो और जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनको सरकारी नियंत्रण में लेकर आ जाओ। ये संयुक्त क्षेत्र की एक सरकार की चाल मानी गई है। सरकार क्या कर सकती है, बिना क्षतिपूर्ति दिए ही इनके द्वारा निजी संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में ला सकती है। मतलब क्या है कि अगर आप उनका अधिग्रहण करते हैं, अगर आप उनका नेशनलाइजेशन करते हैं, तो इसके बदले में आपको उनको मुआवजा देना पड़ता है, उनको भारी भरकम पैसा देना पड़ता है। तो सरकार क्या चाहती है कि कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को पैसा ना देना पड़े, किसी प्रकार से कोई उनके ऊपर खर्च ना करना पड़े, बगैर पैसा खर्च किए ही निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने साथ मिला लिया जाए। तो संयुक्त क्षेत्र से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि संयुक्त क्षेत्र में सरकार क्या करती है, उनके साथ मिलकर उद्योग धंधे की स्थापना करती है। तो सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। सरकार बिना क्षतिपूर्ति दिए ही इनके द्वारा निजी संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में शामिल कर लेती है। नेक्स्ट है संयुक्त हानियाँ। अब संयुक्त क्षेत्र के जो उपक्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लाभों को प्राप्त करना था। मतलब इनकी स्थापना क्यों की गई थी, या इनकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इनकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि संयुक्त क्षेत्र के लाभों को प्राप्त करना। लेकिन कई बार सामूहिक लापरवाही एवं दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था के कारण सामूहिक लाभों के स्थान पर सामूहिक हानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सामूहिक हानियां भी क्यों उत्पन्न हो जाती हैं, इसके भी बहुत से कारण हैं। खैर अपन को उन कारणों में नहीं जाना है यहाँ पर, लेकिन हम ये जानते हैं कि संयुक्त क्षेत्र की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ही संयुक्त क्षेत्र के लाभों को प्राप्त करना है। लेकिन सामूहिक लापरवाही या दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था के कारण से कई बार हम देखते हैं कि सामूहिक लाभों के स्थान पर सामूहिक हानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये भी इसका एक प्रमुख दोष है। और एक इसका प्रमुख दोष ये भी है कि संयुक्त क्षेत्र पर अकार्यकुशलता का आरोप लगाया जाता है। अकार्यकुशलता मतलब ये है कि राजकीय उपक्रमों के समान संयुक्त क्षेत्र में भी आवश्यक सरकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप होने से इनके दैनिक कार्य संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब क्योंकि संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में अनावश्यक सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण से जो डे टू डे मैटर्स हैं, जो दैनिक कार्य संचालन की बात आती है, उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से ये संगठन भी अकार्यकुशल हो जाते हैं। उतनी कार्यकुशलता इनकी नहीं रह पाती जितनी कि निजी क्षेत्र के उद्यमों की होती है। एक इनकी प्रॉब्लम प्रबंध में भागीदारी की भी है। प्रबंध में भागीदारी की भी समस्या है। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को प्रबंध व्यवस्था भी एक प्रमुख समस्या मानी गई है। मतलब कि संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। इन उपक्रमों में विभिन्न भागीदारों के प्रतिनिधि संचालकों की संख्या क्या होगी? मतलब निजी क्षेत्र के कितने संचालक होंगे या सरकारी क्षेत्र के कितने संचालक होंगे, उनकी भागीदारी का क्या अनुपात होगा, उनके दायित्व क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे इत्यादि के बारे में कुछ भी स्पष्ट निर्धारित नहीं किया जाता।
तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्रबंध क्षेत्र में भागीदारी की समस्या आती है कि किस क्षेत्र के कितने प्रबंधक होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, निजी क्षेत्र के प्रबंधकों के अपने अधिकार क्या होंगे, सार्वजनिक सरकारी जो प्रबंधक हैं उनके अपने अधिकार क्या होंगे, इनके अपने अपने दायित्व की सीमाएं कहाँ तक होंगी, ये सब तय करने में बड़ी कठिनाई आती है। एक समस्या पूंजी विनियोजन के अनुपात की भी आती है कि सरकार ने संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत विनियोजित की जाने वाली पूंजी में निजी उद्यमियों, वित्तीय संस्थाओं, जनता व स्वयं का अनुपात निश्चित किया है। मतलब सरकार ने क्या किया है संयुक्त क्षेत्र में कि निजी उद्यमियों क्या अंश होगा, वित्तीय संस्थाओं क्या होगा, जनता व स्वयं का अनुपात निश्चित किया है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, इसका कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। तो ये भी एक समस्या संयुक्त क्षेत्र की आती है। इसके पश्चात मूल्य निर्धारण और लाभ की समस्या भी है कि संयुक्त क्षेत्र में मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए या लाभों को कैसे तय किया जाए कि कितना लाभ कमाना चाहिए, ये भी एक समस्या होती है। अब जहाँ तक लाभों का सवाल है, हम सब जानते हैं कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। निजी उद्यमियों का मेन उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकारी क्षेत्र में लोक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। तो सरकार चूंकि लोक कल्याण को अधिक महत्व देती है और निजी शासित अधिकतम लाभ को महत्व दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तय करना मुश्किल होता है कि कितना वस्तु का कीमत निर्धारण किया जाए, कितना लाभ कमाया जाए या ना कमाया जाए। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख प्रॉब्लम है, दोष है। इसी प्रकार से परियोजना को समय पर पूर्ण करने की भी समस्या आती है। अब संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की एक समस्या ये भी है कि वे अपनी परियोजनाओं को सही समय पर पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं, असमर्थ रहे हैं। इससे क्या होता है, जब परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं होती तो ऐसी स्थिति में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए किसी परियोजना को पूर्ण करने में आपने 3 वर्ष का समय निश्चित कर रखा है या निर्धारित कर रखा है, लेकिन परियोजना 3 वर्ष में या निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं हो पाती, तो नेचुरली क्या होता है, क्योंकि परियोजना और आगे बढ़ जाती है तो समय के साथ साथ परियोजना की लागत भी बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर समय पर अगर आप परियोजना पूरी नहीं कर पाते तो इससे उत्पादन प्रारंभ नहीं हो पाता समय पर, और इससे विनियोजकों को भारी निराशा होती है। तो ये भी एक प्रमुख समस्या है कि संयुक्त उपक्रम जो होते हैं वे जो भी उपक्रम हैं वे समय पर अपने परियोजना को पूरा नहीं कर पाते हैं। निजी उद्योगपति की एक विशेषता ये है कि वो येन केन प्रकारेण कैसे न कैसे परियोजना को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में परियोजना की लागत में तेजी से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जितना परियोजना डिले होगी उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो कोशिश करते हैं येन केन प्रकारेण कि कैसे न कैसे परियोजना को समय पर पूरा कर लें। लेकिन चूंकि संयुक्त क्षेत्र में सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और चूंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार में डिलेज जो है ये आम प्रॉब्लम है, आम समस्या है, इसलिए कई बार क्या होता है कि परियोजना को पूर्ण करने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये मैंने आपको संयुक्त क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनके बारे में बताया कि उनके क्या दोष होते हैं, उनकी क्या हानियां हैं या उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जानने का प्रयास किया है। तो मेरे विचार से ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में जैसा मैंने बताया कि आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, संयुक्त क्षेत्र क्या होते हैं। तो क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो यही बनता है कि संयुक्त क्षेत्र को परिभाषित कीजिए या संयुक्त क्षेत्र का अर्थ बताइए, संयुक्त क्षेत्र के क्या महत्व हैं, क्या लाभ हैं, और संयुक्त क्षेत्र की क्या हानियाँ होती हैं।
तो ये तीनों टॉपिक अपन ने कवर कर लिए। संयुक्त क्षेत्र का अर्थ क्या है, संयुक्त क्षेत्र के लाभ क्या हैं और संयुक्त क्षेत्र से क्या हानियाँ होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको संयुक्त क्षेत्र के बारे में समस्त जानकारी मैंने प्रदान कर दी है और आपको भी समझ में आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो चूँकि आपके पास मेरे मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कभी भी चर्चा कर सकते हैं। मैं विद्यार्थियों के हित में सदैव उपलब्ध हूँ। आप कभी भी दिन में रात में मुझसे परामर्श कर सकते हैं, कॉलेज आवर्स में कॉलेज में मिल सकते हैं। उसके अलावा मुझसे फ़ोन पर संपर्क करके बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस क्लास में आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको सब समझ में आया होगा, मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।